हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीड मंत्र ऑनलाइन क्लासेस। आज हम अपने न्यू चैप्टर पे हैं बेटा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो कैसे हैं आप सब लोग? एनर्जेटिक है ना? तो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आई होप आप एनर्जेटिक हो, ठीक हो, मौसम भी अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बच्चों, आप लोगों को पता है ना कि हर इंसान हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया, कोई भी हो, अपनी सेल साइकिल स्टार्ट करता है एक सिंगल सेल से, ठीक है। एक सिंगल सेल से स्टार्टिंग होती है। आपको पता है बेटा कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, उसमें क्या पाई जाती है? उसमें सेल पाई जाती है, ठीक है। आपको पता है कि सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है? एक पर्टिकुलर सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होने के बाद क्या होता है बेटा? बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एज फॉर एग्जाम्पल, आपने अमीबा का केस देखा था। अमीबा क्या था? अमीबा थी एक पेरेंट यूनिसेलुलर सेल, ठीक है। किसके अंदर पढ़ा था हमने इसको? प्रोटोजोआ के अंदर पढ़ा था। याद आ रहा है? कुछ आ रहा है? चलो, अमीबोइड प्रोटोजोन के अंदर हमने अमीबा को पढ़ा था, ठीक है। उसके अंदर हमने देखा था कि अमीबा बाइनरी फिजन करके दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है। तो बेसिकली एक सेल जो हो रही है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो रही है और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली भी इक्वली डिवाइड हो रही है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है बेटा, कोई भी सेल का डिवीजन होना है। क्यों होता है किसी भी सेल का डिवीजन? सेल का डिवीजन होता है ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो में डिस्टर्बेंस आ जाती है तब क्या होता है बेटा? हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर है बेटा, इसमें हम देखेंगे माइटोसिस को, मियोसिस को। माइटोसिस मियोसिस मैं हमेशा बोलती हूँ, माइटोसिस मतलब क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस मतलब क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ पे हम बहुत सारे डिवीजन देखेंगे, फिर हम उसकी फेजेस को देखेंगे कि प्रोफेज क्या होता है, मेटाफेज क्या होता है, एनाफेज क्या होता है, टीलोफेज क्या होता है। फिर यहाँ पे हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस को पढ़ेंगे। चलिए, तो चैप्टर शुरू कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सेल साइकिल। सेल साइकिल का मतलब क्या है? सेल साइकिल का मतलब है कि एक सेल जब दो डॉटर सेल में डिवाइड होगी बेटा, तो वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से डिवाइड होती है। ऐसा नहीं है कि वो कैसे भी डिवाइड हो जाएगी, कभी भी डिवाइड हो जाएगी। वो एक पर्टिकुलर टाइम पे डिवाइड होती है। और डिवाइड क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो बिगड़ गया है। आपको पता है हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं, जो कार्डियक सेल्स हैं, वो रेयरली डिवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम सेल है, चाहे आप किसी ईस्ट सेल को ले लीजिए जो 90 मिनट्स में अपनी लाइफ स्पेन को कंप्लीट कर लेती है, किसी बैक्टीरियल सेल में ले लीजिए जो हर 20 मिनट बाद बाइनरी फिजन कर रही है, ह्यूमन सेल को ले लीजिए जिसे 24 घंटे लग रहे हैं डिवाइड होने में, वो सारी की सारी सेल्स क्या करेंगी? एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगी एंड दिस इज द सीक्वेंस हियर। सबसे पहले होगा बेटा सेल का डिवीजन। सेल का डिवीजन इसको कहते हैं कोशिका विभाजन। मतलब क्या होगा बेटा? सेल का विभाजन होगा, डिवीजन होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है बेटा? डीएनए रेप्लिकेशन। अब दोनों डॉटर सेल में क्या जाना है? डीएनए को पहुँचाना है। डीएनए क्या है? जेनेटिक कंटेंट है, आपका जेनेटिक मटेरियल है। तो दोनों सेल में क्या होना चाहिए? जेनेटिक कंटेंट को पहुँचाना चाहिए। तो क्या होगा बेटा? आपका डीएनए रेप्लिकेशन। लास्ट स्टेप जो होता है सेल ग्रोथ होती है बेटा। ये स्टेप होता है जिसमें आपके सेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है, उसके होने के बाद जो ऑर्गेनेलीज है, जो सेल का साइज है, जो सेल की ग्रोथ होनी है, वो इस स्टेप में होती है। ये लास्ट स्टेप होता है और इसे कहते हैं सेल ग्रोथ। तो ऑल सेल्स अंडरगोज द थ्री बेसिक प्रोसेस: cell division, DNA replication and cell growth. The three process comprises a single process which we call cell cycle, जिसे हम कहते हैं cell cycle। चलिए, अब शुरुआत करते हैं हम अपनी सेल साइकिल की, ठीक है। चलिए बेटा, यहाँ पे आपको फेजेस ऑफ सेल साइकिल दिख रही है। मैंने यहाँ पे लिखा है इंटरफेज एंड सेकेंड लिखा है मैंने एम-फेज, जिसको हम माइटोसिस फेज भी कहते हैं। अब बच्चों क्या हो, देखो कोई भी सेल है वो क्या करेगी? डिवाइड होगी। अब डिवाइड करने की जो उसका टाइम इंटरवल है वो वेरी कर सकता है। अगर किसी ममेलियन सेल को 24 घंटे लग रहे हैं तो किसी ईस्ट सेल को 90 मिनट लग रही है। लेकिन वो क्या करता है? वो दो प्रोसेस से गुजरता है। सबसे पहले इंटरफेज और दूसरा होता है आपका एम-फेज, जिसे हम माइटोसिस फेज भी कहते हैं। इंटरफेज और कौन सा फेज है? एम-फेज, जिसे क्या बोलेंगे बेटा? माइटोसिस फेज। अब देखिए यहाँ पे सेल साइकिल का एक डायग्राम बना हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेटा ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक
ये फेज किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इंटरफेज को, ठीक है। इंटरफेज क्या होता है? अब जो देखो, सबसे पहले एम फेज को समझो। एम फेज जो होता है, एम फेज रिप्रेजेंट द एक्चुअल माइटोटिक डिवीजन, जहाँ पे आपका माइटोसिस होगा, ठीक है, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन होगा। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। दो एम फेज के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसको इंटरफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेज। कोई भी सेल हो, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, वो इंटरफेज से जब गुजरती है तो 95% जो टाइम होता है वो उसका इंटरफेज में गुजरता है, ठीक है। उसके बाद आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है जो आपके एम फेज में होता है, जैसे प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में, विच इज़ फॉलोड अप बाय द साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, हर चीज़ में दो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। एक तो कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होना। साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होना। यहाँ पे आपके बेसिकली 3 स्टेप्स आते हैं। कौन कौन से? G1 फेज जिसे हम गैप 1 फेज बोलते हैं, S फेज जिसे हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं, G2 फेज जिसे हम गैप 2 फेज बोलते हैं। आप मुझे ये बताइए, ये G1 फेज क्या होता है? बताओ, कोई बच्चा बता सकता है? बच्चों, गैप 1 फेज, ये जो फेज है ना सेल साइकिल का, जो ये फेज होता है जब इसमें सेल होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। यहाँ पे इनिशिएशन होता है किस चीज़ का? माइटोसिस का। माइटोसिस होने की शुरुआत कहाँ पर होती है? जीवन में। तो सेल को क्या होना पड़ेगा? मेटाबॉलिकली एक्टिव होना पड़ेगा। समझ गए? फिर आता है एस फेज, इसको सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है बेटा आपका? यहाँ पर आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है। बट याद रखना, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, पर डीएनए पर से डबल हो जाता है, ठीक है। अगर इफ वी डिनोट डीएनए एज 2C, then by under passing S phase it will become 4C, but chromosome number will remain always constant during the S phase। समझ गए? इसलिए इसको यहाँ पे सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन भी बनते हैं बेटा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको चेकर्स भी देखने को मिलेंगे जो सेल की ग्रोथ को चेक करते हैं, ठीक है, साइक्लिन जैसे साइक्लिक ADK। फिर G2 फेज होती है। G2 फेज में क्या होता है? यहाँ पे आपके प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं। सपोज करो G1 से गुजरने के बाद S से और G2 से गुजरने के बाद क्या हुआ बेटा कि आपका कभी कभी कोई प्रोटीन नहीं बना या कोई ऑर्गेनल ही नहीं बनी सेल में, तो G2 में सबको बना दिया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट फेज आती है G0 फेज। इसको क्या कहते हैं? ये देखिए, ये G0 फेज है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कलर कर रही हूँ इसको ताकि आप समझ सको। ये G0 फेज है। G0 फेज क्या होती है बेटा? G0 फेज जो होती है, देखिए G0 फेज जो होती है, इसको कोई बच्चे G0 फेज भी कहते हैं, कोई बच्चे G0 फेज भी कहते हैं, कोई बच्चे क्वेसेंट स्टेज भी कहते हैं। ये ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे सेल डिवीजन को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसकी ग्रोथ को रोक दिया जाता है। ऐसी सेल्स बहुत जगह होती है। देखो जैसे बेटा हार्ट सेल्स हैं आपकी, यानी कि कार्डियक सेल्स हैं, आपके न्यूरॉन्स हैं, वो G0 में ग्रोथ करते हैं। मतलब वो जैसे हैं, जैसे बने हैं वैसे ही रहेंगे, उनमें डीएनए डुप्लीकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इन केस आपको कोई ब्रेन इंजरी हो गई या आपको कोई हार्ट इंजरी हो गई, कार्डियक फेलियर हो गया, तो सेल G0 से निकल के G1 में जा सकती है अगर उसे डिवीजन करना है तो। आपको पता है कि जो कार्डियक सेल है वो रेयरली ग्रोथ करती है, ठीक है, लेकिन उसे ग्रोथ करने के लिए G0 यानी कि क्वेसेंट स्टेज से निकल के कहाँ जाना पड़ेगा? G1 फेज में, ताकि उसमें सेल डिवीजन और सेल डुप्लीकेशन वाले प्रोसेसेस को कंडक्ट किया जा सके। जब तक कोई सेल G0 से निकल के G1 में नहीं जाएगी तब तक उसमें कोई डिवीजन होगा ही नहीं, याद रखना, ठीक है। तो आपका कार्डियक सेल का एग्जाम्पल दे सकते हो और किसका एग्जाम्पल दे सकते हो? एस फेज का। तो ये बेटा यहाँ पे क्लियर हुआ, ये तीनों फेज हमने पढ़ी। एक बार जल्दी से डायग्राम देख लीजिए, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। चलिए तो बेटा अब हम एम फेज के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है एम फेज क्या होता है? एम फेज इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। यहाँ पर क्या होता है? आपकी डायग्रामेटिकली रीऑर्गेनाइजेशन हो जाती है सारे आपकी ऑर्गेनेलीज की, ठीक है। इसको इक्वेशनल डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे कैसा होता है? इक्वल रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, मतलब इक्वल रहता है, इक्वली नंबर इन ऑल डॉटर सेल्स। यहाँ पे बेटा 4 न्यूक्लियर डिविजन्स देखे जाते हैं, मतलब कि 4 बेसिक स्टेप्स, 4 बेसिक प्रोसेस न्यूक्लियर डिविजन्स के देखे जाते हैं। सबसे पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा टीलोफेज। हम ये एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोफेज, ठीक है।
प्रोफेज में क्या होता है बेटा, मैंने यहाँ पे जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की है वो प्रोफेज की है। तो प्रोफेज में क्या होता है, ये अर्ली प्रोफेज है, यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है। देखिए ये क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है क्रोमोसोमल मटेरियल का। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोमल मटेरियल का। ठीक है, फॉलो द G1 फेज। ठीक है, ये M फेज और G1 फेज को फॉलो करता है बेटा। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये लर्न करने की है कि यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और जो दूसरे प्रोटीनेशियस कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ लेट प्रोफेज में आप देखोगे कि क्या हो रहा है, क्रोमोसोमल मटेरियल कहाँ से जुड़े हुए हैं बेटा, सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एस फेज में आपने देखा कि सेंट्रियोल का डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे जो सेंट्रियोल होना वो लगता है वो अपोजिट पोल्स पे पहुँचने लग जाते हैं। जो सेंट्रियोल्स का डिवीजन हुआ था एस फेज में, वो सेंट्रियोल्स अब यहाँ पे और यहाँ पे थोड़े थोड़े अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये है आपकी लेट प्रोफेज। सो इट बेसिकली फॉलो द S and G2 फेज। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल कंपोनेंट आपके देखे जाएंगे, लेकिन एट दी एंड अगर आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में इसको देखते हो तो यहाँ पे आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस नहीं होंगे, लाइसोसोम्स नहीं होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे और बहुत सारी ऑर्गेनेलीज जो होती है वो डिसअपियर हो जाएगी। चलिए, तो प्रोफेज की बात खत्म करी। एम फेज में इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि बेटा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले प्रोफेज हो, फिर मेटाफेज हो, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। ये सारी एक साथ भी स्टेप चल सकती हैं और अलग अलग भी चल सकती है। ठीक है, तो हम क्लियर कट प्रोग्रेसिव वेज नहीं देख सकते, ये हमने सिर्फ अज्यूम करके बनाया है। ठीक है, आपको समझाने के लिए कि पहले ये स्टेप होता है, फिर ये स्टेप होता है, फिर वो स्टेप होता है, फिर लास्ट स्टेप होता है। तो बेसिकली हमने प्रोफेज फिनिश किया, जल्दी से डायग्राम में बनाइए। अब आता है मेटाफेज। चलिए बेटा, अब हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं मेटाफेज। देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है आपके लिए। ठीक है, दो स्टेप हो गए हैं हमारे, पहला प्रोफेज हो गया, दूसरा हमारा मेटाफेज हो गया। अब मेटाफेज में क्या होता है बच्चों, मेटाफेज में जो न्यूक्लियर डिस्टिंग्रेशन स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप जो था ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, वहाँ से प्रोफेज से डिस्टिंग्रेशन होना स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्टिंग्रेट हो गया। ठीक है, अब जो क्रोमोसोम है वो कहाँ पे आ गए हैं, वो आपके साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड हो गए हैं। साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होने के बाद क्या हुआ बेटा, अब हम क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी और उसका नंबर अच्छे से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मेटाफेज स्टेज है इसमें हम क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी एंड क्रोमोसोम के नंबर की स्टडी भी करते हैं, बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है बेटा, आप क्रोमोसोम जो है ना वो क्रोमैटिड्स बन गए हैं, मतलब कि सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये देखिए, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है और ये किससे अटैच होते हैं बेटा, ये यहाँ पे आपके सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। इनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या होता है, सेंट्रोमियर, जिसके साइड में जो डिस्क शेप्ड होती है उनको कहते हैं निटोकोर्स। तो सेंट्रोमियर्स और निटोकोर्स बेसिकली क्यों यूज़ होते हैं, ताकि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये इनसे अटैच हो सके यहाँ पे। ठीक है, चलिए इम्पॉर्टेंट चीज़। अब बेटा मैंने आपको कहा था कि प्रोफेज में सेंट्रियोल जो डुप्लीकेट हुआ था कहाँ पर, एस फेज में, वो मूव करना शुरू कर देता है प्रोफेज में, किधर, अपोजिट पोल्स में। यहाँ पे देखिए बिल्कुल अपोजिट पोल्स में चला गया है और उससे क्या जुड़ी हुई है आपकी स्पिंडल फाइबर। ठीक है, देखिए ये अब मेटाफेज की तरफ ये सेल जा रही है, इसको कहते हैं ट्रांजिशन टू मेटाफेज। अब मेटाफेज की स्टेज देखिए बेटा, यहाँ पे आपकी क्या बन गई, एक मेटाफेज प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना है जिस पे आपके सारे स्पिंडल फाइबर्स और आपकी सिस्टर क्रोमैटिड्स अलाइंड है। इस प्रोसेस को कहते हैं मेटाफेज, जो एम फेज का सेकंड स्टेप है। ठीक है, चलिए, तो सिस्टर क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड द मेटाफेज प्लेट इज फॉर्म्ड हियर which is attached by the nitrochores. Spindle fibers get aligned along with the sister chromatids. ठीक है, और ये क्या है आपकी एस्ट्रल रेज निकल रही है बेटा, और स्पिंडल फाइबर आपकी मेटाफेज प्लेट में स्टार्ट हो गए अरेंज होना। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं बेटा एनाफेज। एनाफेज क्या होता है, चलो बेटा अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एनाफेज के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए मैंने एनाफेज को ड्रॉ किया है। एनाफेज माइटोसिस फेज की यानी इक्वेशनल डिवीजन की तीसरी प्रोसेस है। इसमें क्या होता है बेटा, एनाफेज में आपके जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो स्प्लिट अप हो जाते हैं। ठीक है, आपने मेटाफेज में देखा था कि एक मेटाफेज प्लेट की फॉर्मेशन हुई थी जहाँ पे सारे सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच थे सेंट्रोमियर से,
है ना। यहाँ पे देखो ऐसा तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, आपके सिस्टर क्रोमैटिड स्प्लिट हो गए हैं और वो किसकी तरफ चले गए हैं, अपोजिट पोल्स की तरफ। ये जो सेंट्रोमियर्स है विच इज ट्रेलिंग टुवर्ड्स द अपोजिट सेंट्रियोल, दिख रहा है बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे से दिख रहा है, मुझे पता है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द फोर्थ स्टेप, जहाँ पे आपके सेंट्रोमियर जो होता है वो ट्रेलिंग टुवर्ड्स द सेंट्रियोल हो जाते हैं, क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड स्प्लिट अप हो जाते हैं, ठीक है। फाइनली आपकी टीलोफेज आती है। टीलोफेज में क्या होता है बेटा, आपका जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो बनने लग जाता है। अब यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थी यहाँ पे तो नहीं दिख रही आपको, यहाँ पे सपोज करो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स वाला पोर्शन है, ये आपका दूसरी सिस्टर क्रोमैटिड वाला पोर्शन है, ये तीसरी वाले का है और ये चौथे वाले का, दिख रहा है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, इसका है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी थी, जो डिस्क्रीट आइडेंटिटी थी वो क्या हो गई है बेटा, रिजॉल्व हो गई है। और उसे रिजॉल्व होने के बाद क्या हो गया बेटा, यहाँ पर उसकी पर्टिकुलर आइडेंटिटी जो हुआ करती थी वो लॉस्ट आउट हो गई, जिससे न्यूक्लियर एनवेलप की फॉर्मेशन हुई। अब यहाँ पे कोई सिस्टर क्रोमैटिड वाला सेंट्रोमियर वाला चक्कर नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन हो गई है, गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन हो गई है। तो बेसिकली अब सेल क्या हो गई है बेटा, सेल के अंदर डिस्क्रीट आइडेंटिटी जो थी वो ख़त्म हो गई है, मतलब वो अपीयर हो गई है, और पर्टिकुलर सिस्टर क्रोमैटिड जो देखने को मिल रहे थे वो अब नहीं मिल रहे हैं। लास्ट फेज बेटा आपने टीलोफेज पढ़ी है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आपका साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है बेटा, आपको पता है अगर एनिमल सेल के अंदर सेल डिवीजन हो रहा है, आपको पता है कि माइटोसिस से बेसिकली अगर माइटोसिस हुआ, किसी हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस हुआ तो 2 सेल बनी, और वो कैसी होंगी, उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर इक्वल होंगे, इसीलिए उनको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। तो अगर ये एनिमल के केस में हो रही है तो एनिमल में क्या बनता है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्यूरो बनता है, और वो फ्यूरो डीपर होता चला जाता है। यहाँ पे एक फ्यूरो बनेगा जो डीपर होता चला जाएगा, और अल्टीमेटली ये दोनों सेल अलग हो जाएंगी, और कैसी बन जाएंगी, ऐसी बन जाएंगी, ठीक है। सेल वाले के, अब प्लांट्स वाले के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। प्लांट वाले में क्या होता है, आपकी सेल प्लेट बनती है। सेल प्लेट किसको रिप्रेजेंट करती है, मिडिल लेमेला को। मिडिल लेमेला बनती है जो फाइनली 2 सेल को डिफरेंट आउट कर देती है, अलग अलग कर देती है, डिफ्रेंशिएट कर देती है, ठीक है। तो फ्यूरो वाला मेथड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आप एनिमल सेल में देखोगे, प्लस सेल प्लेट वाला मेथड जो कि मिडिल लेमेला को रिप्रेजेंट करता है वो किस में देखोगे, प्लांट के अंदर। कभी कभी कैरियोकाइनेसिस डायरेक्टली फॉलोड अप होता है बाय साइटोकाइनेसिस, जिसमें सिनकाइटियम की फॉर्मेशन होती है, जो आप लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट में देखेंगे। ये आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है बेटा। नेक्स्ट आता है कि सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस की। आपको पता है माइटोसिस मेंटेन कर रहा है आपके क्रोमोसोम नंबर को। अगर आपकी गट की लिनिंग को, आपके एलिमेंट्री कैनाल की लिनिंग को रिप्लेस करना है तो क्या काम आएगा बेटा, माइटोसिस काम आएगा, है ना। अगर आपको कहीं चोट लग गई है और उस चोट में वहाँ पे सेल्स को रिपेयर होना है तो क्या काम आएगा, माइटोसिस काम आएगा। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में सेल काउंट को मेंटेन करने के लिए माइटोसिस हेल्पफुल है, ठीक है। आपका कॉर्क कैम्बियम, आपका लेटरल कैम्बियम की फॉर्मेशन, आपके एपिकल मेरिस्टम्स की फॉर्मेशन प्लांट के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल है। सेल रिपेयरिंग में माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, ठीक है। तो जितनी भी आपकी गट्स हैं, जितनी भी आपकी लिनिंग है, उनको रिप्लेस आउट करना है तो माइटोसिस यूजफुल होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा मियोसिस। आपको पता है मियोसिस क्या होता है, मियोसिस मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि अगर कोई डिप्लॉइड सेल है उसमें क्या होंगे, क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे और क्या बना देंगे बेटा, आपकी 4 सेल बनाएंगे जिसमें प्लॉइडी लेवल हाफ हो जाती है। क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, ठीक है। मियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल थिंग्स। जब आपके गैमीट्स बन रहे होते हैं, जब आपको बेबी बॉर्न होने होता है तो आपके गैमीट्स फॉर्मेशन होता है, गैमीटोजेनेसिस होता है। गैमीटोजेनेसिस के दौरान क्या होता है, मियोसिस होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस तब बहुत ज़्यादा मेंटेन है। ये 2 चीज़ों में डिवाइड होता है, एक मियोसिस फर्स्ट में और एक मियोसिस सेकेंड में। आपको पता है कि जो मियोसिस वाली साइकिल है बेसिकली वो 2 स्टेप में होती है। सबसे पहले होता है M1 और दूसरा होता है M2। इसमें पहले आएगा आपका प्रोफेज 1,
प्रोफेज 2, सॉरी प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, एनाफेज 1, एनाफेज 2। चलिए अब हम आते हैं बेटा अपने दूसरे स्टेप पे, जिसे हम कहते हैं मियोसिस। आपको पता है मियोसिस का दूसरा नाम क्या होता है? मियोसिस का दूसरा नाम होता है रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, आपको पता है बेटा जब आपका गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस हो रहा होता है प्लांट्स या एनिमल्स के केस में, तो वो क्या इंश्योर करता है? वो आपके हैप्लॉइड गैमीट्स को मेंटेन करने में इंश्योरिटी देता है। ठीक है, आपको पता है मियोसिस ही एक मात्र ऐसा प्रोसेस है जो क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आपकी लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड कंटेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो फर्टिलाइजेशन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपके डिप्लॉयड नेचर को रिस्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सपोज करो कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे मेल्स फीमेल्स की ले लो, मेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस होगा, फीमेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस होगा। वहाँ पे कैसे वहाँ पे स्पेशल मदर सेल से, या आप कह सकते हो स्पेशल सेल से क्या रिडक्शन डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, जहाँ पर क्या बनेंगी? आपकी हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी। सपोज करो ये वो स्पेशल सेल है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है बेटा? डिवीजन हो रहा है। कौन सा डिवीजन हो रहा है? मियोसिस हो रहा है। और मियोसिस होने के बाद जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो गए हैं? हाफ हो गए हैं। इसको कहते हैं मियोसिस। क्या कहते हैं? मियोसिस। ठीक है, चलिए ये बात आपने समझी। फिर मियोसिस होने के बाद क्या होगा? दो डिफरेंट टाइप के हैप्लॉइड गैमीट्स फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? जायगोट के फॉर्मेशन के लिए। और जायगोट कैसा है बेटा? डिप्लॉइड है। ठीक है, चलिए ये बात तो आपने समझी। आपको पता है मियोसिस दो टाइप के होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट क्या होता है बेटा? जैसे आप मियोसिस फर्स्ट की बात कर रहे हो और मियोसिस सेकेंड की बात कर रहे हो, यहाँ पे आपके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है? आपका सेल डिवीजन होगा प्लस आपका न्यूक्लियर डिवीजन होगा। लेकिन मियोसिस सेकेंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए होता है। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 2 साइकिल्स which undergoes cell division and nuclear division, but mitosis second is only responsible for DNA replication. इससे अलावा आपके पता है कि आपके होमोलोगस क्रोमोसोम का रिकॉम्बिनेशंस कहाँ पे होते हैं? आपके मियोसिस में होते हैं। याद रखना, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में रिकॉम्बिनेशंस कहाँ होते हैं? मियोसिस के दौरान होते हैं। मियोसिस की वजह से ही जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बनते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस बनने के बाद वेरिएशंस आती हैं और वेरिएशन से ही हम सब लोग अलग हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं मियोसिस फर्स्ट की साइकिल को और मियोसिस सेकेंड की साइकिल को। चलिए बच्चों, अब हम मियोसिस के बारे में पढ़ते हैं। मियोसिस हमने पढ़ लिया क्या होता है। मियोसिस कब यूज़फुल होता है बेटा? जब हम लोग हैप्लॉइड गैमीट्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आपको पता है मियोसिस में बेसिकली 2 सिक्वेंशियल साइकिल होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में आपका सेल डिवीजन होता है। ठीक है, और मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा? आपका न्यूक्लियर डिवीजन भी होगा। लेकिन मियोसिस सेकेंड में क्या होता है? आपका डीएनए डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे डीएनए को डबल किया जाता है बेटा। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेज फर्स्ट की। प्रोफेज फर्स्ट जो होता है वो बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू दी ऑल 8 फेजेस। अगर हम 8 में से बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है? प्रोफेज फर्स्ट है। प्रोफेज सेकंड भी इतना बड़ा नहीं होता जितना प्रोफेज फर्स्ट होता है। बेसिकली ये आपका लैप्टोटीन में, जाइगोटीन में, पैकेटीन में, डिप्लोटीन में और डाइकाइनेसिस में डिवाइड होता है। सबसे पहले सिक्वेंशली अगर हम देखें तो लैप्टोटीन में क्या होता है? क्रोमोसोम्स की कॉम्पैक्टेशन की शुरुआत होती है। यहाँ पे क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं बेटा? कॉम्पैक्ट होने लग जाते हैं। फिर ये फॉलोड अप होती है जाइगोटीन द्वारा। जाइगोटीन में क्या होता है बेटा? जाइगोटीन में आपके साइनेप्सिस की फॉर्मेशन होती है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं बेटा, देखो सबसे पहले तो आपको होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं ये समझ लीजिए। जब सिस्टोक्रोमैटिड्स जो होते हैं या क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आपस में मिलने लग जाते हैं, अटैच होने लग जाते हैं, और ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्या बनेगी बेटे? साइनेप्सिस की फॉर्मेशन होगी। ठीक है,
जब वो आपस में जुड़ने लगेंगे, और इन्हीं साइनेप्सिस की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, साइनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो सकता है, बाइवेलेंट या दो क्रोमोसोम से जुड़ा हो सकता है, या टेट्राड भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन टेट्राड यूजुअली यहाँ देखा जाता है, कहाँ देखा जाता है, पैकेटीन में। पैकेटीन में आपके टेट्राड कॉम्प्लेक्स दिखेंगे। जो साइनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बाइवेलेंट शो हो रहा था वो अब टेट्राड बन चुका है। पैकेटीन इन दोनों फेसेस से ज़्यादा बड़ी है। क्यों बड़ी है बेटा, क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं। ऐसी जगह जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होना है उन्हें कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स क्या होते हैं बेटा, जब होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं आपके क्या होंगे, वो रिकम्बाइंड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर होती है। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की फिनोमेना जब होती है, जैसे कि एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और ये जो प्रोसेस है कैसे होता है, आपका रिकॉम्बिनेस एंजाइम यहाँ पर यूज होता है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ सेल मेडिएटेड प्रोसेस, इट इज़ एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। तो बेसिकली कौन सा एंजाइम यूज होगा यहाँ पे, रिकॉम्बिनेस एंजाइम यूज होगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या क्या फॉर्मेशन हो गई बेटा आपके पैकेटिन में, आपका साइनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया है, टेट्राड में दिखने लगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की फॉर्मेशन हुई, क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्रॉसिंग ओवर हुआ तो जेनेटिक वेरिएशन के लिए कौन सी स्टेज रिस्पॉन्सिबल होगी आपकी, पैकेटिन। पैकेटिन के बाद आपकी डिप्लोटीन आती है। डिप्लोटीन में क्या डिसोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, किसका, साइनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम जुड़े हुए थे अब उनको अलग होना है, ठीक है, ये अलग होने की कोशिश करते हैं, तो साइनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स का क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ये एक सेंटर ऑफ अटैचमेंट पे जुड़े रहते हैं, उस सेंटर ऑफ अटैचमेंट को कहते हैं हम काइज़माता। क्या कहते हैं बेटा, काइज़माता, ठीक है। उस काइज़माता में oocytes की फॉर्मेशन में हम काइज़माता को देख सकते हैं, बहुत एग की फॉर्मेशन में हम काइज़माता को देख सकते हैं। तो बेसिकली जब साइनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हुआ है तो हम काइज़माता की अपीयरेंस को देखेंगे। उसके बाद जो लास्ट प्रोसेस होता है बेटा वो होता है हमारा डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में काइज़माता का भी टर्मिनलाइजेशन होता है, ठीक है, और ये लास्ट स्टेप होती है प्रोफेज फर्स्ट की। अब क्या हुआ है बेटा, अब आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो वो कम्प्लीटली क्या हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है, जिसको रिजॉल्व होना है कब, लास्ट में आके, ठीक है। सेकेंड फेज डाइकाइनेसिस जो है वो किसकी तरफ ट्रांजिशन कर रही है बेटा, वो आपके मेटाफेज फर्स्ट की तरफ ट्रांजिशन कर रही है। हमने मियोसिस में देखा है कि बिल्कुल सेम है, किसकी तरह, माइटोसिस की तरह। तो इसीलिए डाइकाइनेसिस किसको फॉलो करेगा, मेटाफेज फर्स्ट को फॉलो करेगा। आपको पता है बेटा मेटाफेज फर्स्ट, हम माइटोसिस की जब पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे मेटाफेज प्लेट को देखा था। यहाँ पे हम इक्वेटोरियल प्लेट को देखेंगे। जब बाइवेलेंट क्रोमोसोम एक इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट के बाद क्या होती है बेटा, आपकी एनाफेज फर्स्ट होती है। जब बाइवेलेंट क्रोमोसोम जो होता है सिस्टर क्रोमैटिड्स में टूट चुके हैं, स्प्लिट अप हो चुके हैं, और किसकी तरफ है वो, आपके ऊपर अपोजिट पोल की तरफ, एक यहाँ पर तो एक यहाँ पर। बेसिकली आपके सेंट्रोमियर का स्प्लिट अप हो गया है और आपकी सिस्टर क्रोमैटिड्स कहाँ जुड़ी हुई है, अपोजिट पोल्स पे, बिल्कुल सेम किसी की तरह जैसे हमने माइटोसिस में देखा था। लास्ट स्टेप होता है बेटा इसमें टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस रिजॉल्व हो जाते हैं, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है। तो ये आपका टीलोफेज फर्स्ट है, जब आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी 2 सेल्स बनेगी, इस प्रोसेस को कहते हैं डायड ऑफ सेल्स। क्या कहते हैं, डायड ऑफ सेल्स, ठीक है। टीलोफेज जो होता है वो साइटोकाइनेसिस से इंटरमीडिएटली फॉलोड अप की जाती है, यानी टीलोफेज फर्स्ट के बाद हमारे पास कितनी सेल आ गई है बेटा, बताइए, हमारे पास 2 सेल आ गई है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, डायड ऑफ सेल्स बोला है। अब टीलोफेज फर्स्ट इमीडिएटली फॉलोड अप की जाती है आपकी सेकेंड माइटोसिस से, यानी जिसे हम बोलते हैं एम सेकेंड। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ये है आपकी एम सेकेंड। इसमें आपका ये सिंपल सी प्रोसेस है, इसमें ये सारी स्टेजेस नहीं होंगी, ठीक है। यहाँ पे डुप्लीकेशन होना है, 2 सेल से सिर्फ 4 सेल्स का बनना है। तो पहला प्रोसेस आपका प्रोफेज सेकंड होगा। प्रोफेज सेकंड में क्या होगा, कॉम्पैक्टेशन स्टार्ट होगी फिर से। आपको पता है प्रोफेज में क्या होता है, कॉम्पैक्टेशन होती है। क्रोमोसोम्स की कॉम्पैक्टेशन की कहानी है बेटा ये। यहाँ पे क्या होगा और बताइए, सेंट्रियोल जो डुप्लीकेट हुए थे वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाएंगे और स्पिंडल फाइबर दिखने शुरू हो जाते हैं।
फिर नेक्स्ट स्टेप है मेटाफेज सेकंड। यहाँ पे मेटाफेज सेकंड में इक्वेटोरियल प्लेट की फॉर्मेशन होती है। अब आपके यहाँ पे 4 क्रोमोसोम जो है बाइवेलेंट सिस्टर क्रोमैटिड्स वाले वो अपीयर होंगे आपकी इक्वेटोरियल प्लेट पे। फिर आपकी एनाफेज सेकंड में आपकी वही आपके बाइवेलेंट क्रोमोसोम जो थे आपके टूट जाएंगे, ठीक है। टूटने के बाद वो कहाँ पे अरेंज हो जाएंगे, आपके सेंट्रोमियर पे अरेंज होके अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल सेम माइटोसिस वाला प्रोसेस है, कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है बेटा। फिर आता है आपका टीलोफेज सेकंड। टीलोफेज सेकंड में सब कुछ रीअपियर हो जाएगा, जो भी आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस बनने हैं, मेजर प्रोटीन बनना है, मेजर जेनेटिक मटेरियल बनना है, और मेजर आपका कुछ सपोज दैट इस प्रोसेस के दौरान कोई प्रोटीन छूट गया है वो बन जाता है, ठीक है। आपके यहाँ पे बहुत सारे कह सकते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है बहुत सारी चीज़ों का। फिर टीलोफेज सेकंड जो होता है बेटा फॉलोड अप बाय द साइटोकाइनेसिस, और यहाँ पे कितनी सेल्स बन जाएगी, 4 सेल्स बन जाएंगी। तो बेसिकली मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड से हमें क्या मिला है, 4 सेल्स मिली है, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम यार बेटा। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। ये मैंने उल्टा कर दिया थोड़ा, रुको मैं अभी ठीक कर देती हूँ, 1 मिनट। ये देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। यहाँ पे आप मियोसिस के सिग्निफिकेंस को जानेंगे। आपको पता है बेटा जब हम 4 डॉटर सेल्स को बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, वेरिएशंस चाहिए। पैकेटीन में हमने क्रॉसिंग ओवर देखा है, जो रिकॉम्बिनेस एंजाइम कर रहा है, उस क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है बेटा, जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं, और उन जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से क्या हो पाता है, एडेप्टेशन होता है। आपको पता है कि जेनेटिक वेरिएशन किसके फाउंटेन हेड है, इवोल्यूशन के। जब तक जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होंगे तो इवोल्यूशन नहीं होगा। तो बेसिकली मियोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द evolution process, for the evolutionary process, for the phylogenetic relationship between the two organisms। तो मियोसिस में हमने देखा कि चार हैप्लॉइड डॉटर सेल मिली हमने गैमेटोजेनेसिस के दौरान। आपका सेक्सुअल फेज के दौरान क्या होता है, आपका हैप्लॉइड नेचर हमें देखने को मिलता है, जो किससे रिस्टोर कर लिया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ बेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। जितना मेरे पास स्पेसिफाइड टाइम मुझे दिया गया था मैंने उसमें आपको चैप्टर फिनिशअप करके दे दिया है बेटा, ठीक है। आप समझने की कोशिश करना, एक बार एनसीईआरटी रीड करना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।